बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे मैं ये बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कराची की जो उल्टी गिनती हो रही है इसके ऊपर, लेकिन इसको मैं आखिर में टच करूँगा। अभी जब हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही साहब के घर पे दोबारा अटैक कर दिया पुलिस ने, और बड़ी नफरी बाहर खड़ी है रोडे बंद करके, और फिर उनके घर में घुस रहे हैं। कल जो हुआ वो सारे दुनिया ने देखा कि कितनी बर्बरियत थी, बारबैरिक, और जिस तरह उनके घर में घुस के गेट वो APC से तोड़ा गया। घर में ख़वातीन थी, उनके साथ बदतमीजी की गई। मैं दो तीन चीज़ें मैं समझाना भी चाहता हूँ और खुद भी शायद समझना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि वही गेट, जिस गेट को कल APC ने तोड़ा था और पुलिस अंदर घुसी, उस वारंट पे, जिस वारंट पे परवेज़ इलाही साहब के पास ऑलरेडी अदालत से बेल मौजूद है, उसी गेट से चौधरी शुजात साहब भी अंदर जाते हैं। और चौधरी शुजात साहब के खुद भी और उनके फर्जंद भी, वो दोनों उसी घर में रहते हैं, यानी कि उसी कंपाउंड में रहते हैं। और मौसूफ खुद वफाकी वजीर हैं, लेकिन किसी भी वजीर की ना मजम्मत आई, ना प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान आया। लो जी, सब खैर खैरियत है कि एक वफाकी वजीर के घर खानदानी दुश्मनी में क्या बदल गई है कि सियासी इख्तलाफात। तो बड़ा दुख भरा मंदिर था, और आज फिर यही तमाशा हो रहा है। क्या ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडों से मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी या मुल्क में हालात बेहतर हो जाएंगे? असल में तो ये चाहते हैं इलेक्शन को आगे करना, और उस इलेक्शन को आगे करने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन और कानून की धज्जियां उधेड़ी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं किया जा रहा। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, और मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, और रात को घरों में APC लेके अटैक कर रहे हैं। लोगों को हमारे उठा के जेलों में बंद कर रहे हैं झूठे मुकदमात में। मेरा केस तो बड़ा ही झूठा था, आपको पता है। चले उसका जो, और अली अमीन गंडापुर के ऊपर अभी मैं वो भी बताना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात, शिकारपुर में उसके ऊपर एक FIR रजिस्टर की गई, झूठी FIR, और शिकारपुर के अंदर बड़ी डिटेल्ड हियरिंग के बाद अली अमीन गंडापुर के जो खिलाफ FIR थी, वो मजिस्ट्रेट साहब ने डिस्चार्ज कर दी। यानी कि उन्होंने कहा FIR बेकार है, वापस करो। उन्होंने कहा जी आप जमा कराएं बचल के, और जाके रिलीज ऑर्डर लाएं और कोर्ट से ले जाएं। अभी हम यहीं पे थे, पता चला जी मिट्टी में एक और FIR रजिस्टर हुई है। और जैसे कि ये छपा हुआ है ना पीछे, और इस पे भी छपा हुआ है, दोनों एक जैसे ही छपे हुए। वो दूसरी FIR भी ऐसी थी, सिर्फ नाम फर्क था कंप्लेनेंट का। कोई फैसले हैं कानून के, अगर एक FIR में बेल हो जाए तो दूसरी भी हो जाती है। खैर जी, हमने सक्कर सेशन कोर्ट से दूसरी FIR की भी ट्रांजिट बेल ले ली। अब हमारे पास एक बेल थी, ट्रांजिट बेल सक्कर सेशन कोर्ट से, और दूसरी केस डिसमिस हुआ था, वो ऑर्डर भी था। वो तो लेके हम कल गए सक्कर जेल, और सक्कर जेल में हमने कहा कि भाई हमारा इनको रिलीज करें प्रिजनर। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो जी पंजाब में कोई FIR है लाहौर की, फिर कोई गोलरा शरीफ की पुलिस स्टेशन की। पहली बात है, गोलरा शरीफ पुलिस स्टेशन की FIR पे ऑलरेडी जमानत हुई हुई है, और जो पंजाब के IG ने सारी FIR की लिस्ट कोर्ट में सबमिट कराई थी, उसमें ये वाली FIR थी भी नहीं, है ही नहीं। तो हमने उनसे कहा कि पंजाब की FIR से आपका ताल्लुक क्या है? पंजाब पुलिस तो यहाँ लेने नहीं आई, बाहर तो नहीं खड़ी पंजाब पुलिस लेने, ना इस्लामाबाद पुलिस खड़ी है। मिट्टी की FIR के ऊपर बेल हो गई है, शिकारपुर का केस हो गया, तो आप हमारा प्रिजनर वापस करें।
क्योंकि आपको तो मजिस्ट्रेट, यानी कि आपको तो शिकारपुर ने दिया था, उसने डिसमिस कर दिया। आज अली अमीन गंडापुर सक्कर की जेल में अभी भी है, इलीगल डिटेंशन पे है। आज सुबह सक्कर सेशन कोर्ट में 491 की पिटीशन दाखिल कराई गई और जज साहब ने सक्कर के बेंच पे, यानी कि हाई कोर्ट बेंच पे सक्कर, जज साहब ने रेड कमिश्नर को भेजा, यानी कि जेल पे रेड हुई। रेड कमिश्नर सक्कर जेल गया, उसने जाके देखा अली अमीन तो अंदर है, उसने रिपोर्ट की थी अली अमीन गंडापुर सिटिंग एमएनए प्रीवियस फेडरल मिनिस्टर आज भी जेल में बैठे और कोई कानून नहीं है उसके तहत बैठे हैं। उन्होंने कहा जी ये पंजाब की हमारे पास आ गया नोटिस, अब पंजाब पुलिस हमसे लेने आएगी। तो वो 2 तारीख की लाहौर में हियरिंग है, वो वैसे ही खुद चले जाते। हम तो नहीं भाग रहे कानून से, हम तो पैसियां दे रहे हैं, हमारा चेयरमैन भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। तो जनाब ये एक इलीगल डिटेंशन है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और जरदारी माफिया अगर ये समझती है कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके वो बेबी बिलावल को लीडर बना देगी, ऐसे होने को ही नहीं लगा। अब आ जाएं जी इसके ऊपर, देखें जो उल्टी गिनती कराची में हो रही है। कराची पाकिस्तान की मईशत का शहर है, 1200 अरब का बजट है सिंध का, 90% कराची से जाता है। कराची वाले पूरे पाकिस्तान को का 65% कराची से जाता है। कराची से टैक्स इकट्ठा होता है। शायद परफ्यूम चौक और ये गुलिस्तान जौहर में जितना टैक्स इकट्ठा होता हो, शायद लाहौर में शायद इतना ना होता हो। लियाकताबाद में जितना होता है टैक्स वो नहीं होता लिबर्टी मार्केट में, और 10 मार्केटों में नहीं होता। ये अमन पसंद शहर, टैक्स पेयर्स का शहर, बिजनेस हब, इसको तो एक ग्लोबल बिजनेस हब होना चाहिए था। मैंने अभी पहले भी एक जगह बात की, हमारे जो महमूदाबाद के कैंप में, आप ऑस्ट्रेलिया से लेके और कनाडा तक चले जाए, पूरी दुनिया घूम लें, हर जगह पे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने एक एक 2-2 शहर उठा के उनको एक ग्लोबली स्टैंडर्ड की कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपोलिस बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, सिडनी है, पर्थ, ये बड़े शहर बन गए हैं। बिजनेस कम्युनिटी उधर जाती है, दुनिया के लिए उन्होंने खोले हैं, और उनके अपने मुल्क के लोग उधर आके करते हैं। श्रीलंका में कोलंबो या सिंगापुर या मलेशिया में कोलालमपुर, यहाँ से 1 घंटा दूर दुबई, रेगिस्तान के अंदर उन्होंने पूरी एक ग्लोबल बिजनेस हब बना दिया। बाकी आप लंदन को और लॉस एंजलिस को और टोक्यो को और चले आगे चले गए, ये तो हमारे सामने बन गए सारे। और जो शहर ऑलरेडी था बिजनेस हब, जो दुनिया आती थी, हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं अपनी जिंदगी का ही हाल बता रहा हूँ, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे साथ यूएई के शेखों के बच्चे पढ़ते थे हमारे स्कूल में, और यूनिवर्सिटी में बाहर के जॉर्डेनियन, कुवैती, सऊदी, लिबियन सब पढ़ने आते थे यहाँ पे। यहाँ की डिग्री दुनिया में रिकग्नाइज होती थी। तालीम का निज़ाम आपने तबाह कर दिया, हेल्थ का निज़ाम आपने तबाह कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। जब मैं इधर से एमएनए बना था इस हल्के से, आप इन हल्के वालों से पूछे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और हमने क्या ठीक किया, और यहाँ हमने पार्क्स कितने बनाए, और यहाँ हमने किस तरह की डेवलपमेंट की, पानी की लाइनें, ये तो बिजली गई भी है, वरना ये सारी बत्तियां इस पूरी रोड की 30 साल बाद लाइटें सारी हमने लगाई थी। हमारा काम नहीं था, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर एमएलए को फंड दिए थे, बारिश के बाद भी रोडें नहीं बनी हैं यहाँ की हमारी। इन्होंने 15 साल में, ये जरदारी माफिया ने सिर्फ लूट मार का निज़ाम चलाया, हर तरीके से लूट मार की है। और सिंध वालों, क्योंकि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, एक ज़माने में पाकिस्तान का भी होता था, मैं सिंध के सारे बाशियों से एक बात बड़े क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ, मुल्क में कोई आपकी फिक्र नहीं कर रहा। ठेके पे दिया हुआ है आसिफ जरदारी को। अगर सिंध की तकदीर बदलनी है
तो पूरे सिंध को इस जरदारी माफिया के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। इन्फ्लुएंशियल्स, इंटेलेक्चुअल्स, आम आवाम, हमारे स्कॉलर्स, दीनी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, आप सब अगर एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होंगे, एक बड़ी फोर्स बनेंगे। देखें ना, ऐसे उंगली से तो शोर नहीं होगा, मुक्का बन के मारेंगे तो शोर होगा, अफेक्ट पड़ेगा। अगर यूनिटी हम सारे आ जाएंगे, इस सूबे की तकदीर फिर बदलेगी। वरना ये वो सूबा है जो आपको पूरी पाकिस्तान की मईशत चलाता है अपने पोर्ट्स की वजह से, और पोर्ट भी यहाँ बन सकते हैं। लेकिन ये वो सूबा है, पाकिस्तान का वाहिद सूबा जहाँ भूख से लोग मरते हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, प्यास से मरते हैं, और जो पानी पीते हैं उस गंदे पानी की बीमारियों से मर जाते हैं। पिछले महीने ठट्टा में डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है, 41 लोगों ने खुदकुशी की है। 2 दिन पहले हम सक्कर में थे, जैकाबाद में 7-8 पुलिस वाले शहीद हो गए। रोज आप सुनते हैं जी डाकू और पुलिस की लड़ाई, और डाकुओं के पास इतना जदीद असला आ गया कि वो एपीसी के थ्रू भी घुस के निकल जाता है। पुलिस वाले बेचारे मारे जाते हैं। इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर खराब से खराब हो रहा है। रोज यहाँ मोबाइल चोरी के इंसिडेंट इस इलाके में भी हो रहे हैं। रोज मेरे पास आता है जी इधर हो गया, गोली लग गई, कोई मोबाइल छीन के ले गया। ना इन्होंने कोई सेफ सिटी बनाया, ना कोई स्मार्ट सिटी बनाया, खुद बड़े स्मार्ट है, पैसा बना गए। ना अंदरूने सिंध कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना जो ये जो वाटर कोर्सेज है वो साफ किए। 38 अरब का बजट है वाटर कोर्सेज का, 38 अरब। वो सारे खा जाता है मिनिस्टर और बाकी जरदारी को देता है। फिर सैलाब आ जाएगा, ये बैठे ऐसे घूमते रहते दुनिया में कि जी हम डूब गए, सैलाब आ गया, एड दे दो। वो एड के पैसे भी खा गए। टैंकर से पानी आएगा, नलके में पानी नहीं आएगा। ये कमाल तमाशा है। और उसके बाद ये इन्होंने तमाशा किया, कराची, किसी को भी पूछ दें, कराची की आबादी में दिन दुगनी 4 चौगनी इजाफा होता चला जा रहा है। आप यहाँ खाली ट्रैफिक के हालात और लोगों को रोड पे देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि ये नेचुरल इकोनॉमिक हब है। यहाँ लोग, वैसे इंटरनल ग्रोथ भी है और माइग्रेशन भी कराची के अंदर बहुत है। और कराची की गिनती ऐसे कर रहे हैं, वो कम कर दी है। ये क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सिंध के दारुल खिलाफा कराची के साथ एक बहुत कानूनी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये एनएफसी अवार्ड में पैसे कम हो जाएंगे, ये करप्शन से अपने जेबें पेट भरते रहेंगे, और कराची जिसको इनको लड़ के ज्यादा बजट लेना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। 16 साल से ये बैठे हैं, आराम खा रहे हैं हुकूमत में बैठ के। इनको लड़ना चाहिए था कराची जैसे शहर को एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाने के लिए। उसको उन्होंने तबाह कर दिया और अब मजीद तबाह करने जा रहे हैं। तो हम इस उल्टी गिनती को रिजेक्ट करते हैं, नामंजूर करते हैं। ये भी बता दूं कि ये सेंसस कमेटी जब बनी थी कैबिनेट की 2019 में, उसको चेयर सब कमेटी को मैं करता था। मेरे साथ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी, जुबैदा जलाल थी, कादरी साहब थे, और हजरत अमीनुल हक भी थे जो आईटी मिनिस्टर बन के आए थे। हमने दर्जनों मीटिंग की स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ, नादरा के साथ, बाकी एजेंसीज के साथ, लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदों के साथ, फिर एमक्यूएम के लोगों के साथ और पीटीआई के लोगों की टीम बनी जिसमें अरसलान गुम्मन, बिलाल, आप सब आए थे। और बैठ के हमने बताया कि किस तरह ये आपने गड़बड़ की हुई है और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे आपने गड़बड़ की हुई है। जीपीएस मैपिंग के साथ बताया और डेटा और सबूत के साथ बताया। उसके बाद हमने प्रपोजल दिया। उस जमाने में ये मुराद अली शाह वहाँ पहुँच गया जाके हैदराबाद। हम भी जी कराची की है वो नंबर से आवाज बनेंगे और नंबर से नाखुश है, फला डमका। उस वक्त भी एमक्यूएम हमारे साथ इत्तेहादी थी, लेकिन वहां पहुंच गया वो। क्या होता है उसके बाद? सीसीआई के अंदर वो समरी हम लेके आते हैं, जिसे कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन कॉमन इंटरेस्ट। उसमें सारे
वज़ीर आला बैठते हैं और बाकी कैबिनेट के वो लोग जिनका एजेंडा होता है वो बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। वहाँ पे लाके हमने पूरा एक प्लान दिया। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने इसमें डिजिटल तरीके से करने का प्लान दिया। बजट एलोकेट हमारे ज़माने में हुआ, 2 साल तक वो कमेटी की मीटिंग चलने के बाद इन्होंने इतने महीने, इस अक्टूबर में बजट अप्रूव हुआ था, हम चले गए अप्रैल में, जब तक हमने डिप्लॉय करना था। इन्होंने इतने पूरा साल लगा के 10 महीने लगा के ये एक्सरसाइज शुरू की जिसमें बड़े फ्लॉज थे और उसका रिजल्ट ये आया कि जी कराची की आबादी तो कम हो गई है। ये कराची ये नहीं मानेगा, सूबा सिंध भी नहीं मानेगा, सिंध के लोग भी नहीं मानेंगे। कराची सिंध का, मैं दोबारा कहता हूँ, दारुल खिलाफा है, इंटेग्रल पार्ट है। कोई सिंध में ये नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज है, हम इसको नहीं मानते। और अगर कल कॉन्फ्रेंस भी हमारी है कराची स्टेक होल्डर्स की, वहाँ भी हम इससे बात करेंगे और बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी सबको ऑन बोर्ड लेंगे। हाँ, परसों एहतजाज भी हम करेंगे पूरे शहर में। इंशाल्लाह ये हम इसको ठीक करा के फिर सांस लेंगे। थैंक यू।